चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पंचायतों के विषय में पढ़ा रहे थे। कल हमने आपको खूबसूरती से पीसा कानून के बारे में पढ़ाया। पीसा कानून यानी कि किस तरह से आप पंचायती प्रावधानों को शेड्यूल एरिया 5 तक एक्सटेंड कर सकें। समझ आ गई बात? कल हमने ये अच्छे से किया। आज हम इसका अंतिम अध्याय करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि पीसा कानून की कमियां क्या रह गई, और दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के पार्टिसिपेशन के क्या इनेबलिंग फैक्टर थे और क्या डिसेबलिंग फैक्टर थे। ऐसे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्हें पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। पंचायती कानून कितनी सफलता के साथ आज खड़े हैं और इन्हें और भी विस्तृत रूप में आगे कैसे बढ़ना है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब पंचायती कानून आए, पंचायत स्थापित हुई 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन को आगे लेकर के आना। यानी कि अब तक उन्हें जिन अपॉर्चुनिटीज़ से डिप्राइव किया गया है, चाहे वह एजुकेशन की बात हो, चाहे सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है, और चाहे उनका जो पॉलिटिकल राइट बनता है, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, शिक्षा के अधिकार की बात हो, शादी विवाह के मामलों में उनकी इच्छाएं हों, धार्मिक संस्थानों में उनके एंट्री की बात हो, किसी भी तरह की जो उनकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चरल पोजीशन है, उससे जो उन्हें डिप्राइव किया गया, उस डिप्रिवेशंस को कैसे आंसर करते हैं पंचायत। पंचायत के तहत दिए जाने वाले वो रिजर्वेशन, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर ला करके आपने इन वर्गों को खड़ा किया बाय द हेल्प ऑफ द रिजर्वेशन। पंचायतें अपने आप में ही एक सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेकर के आती थी, और वो भी रूरल एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपने निचले स्तर पर जा कर के स्वराज्य देने की बात की। ये कितना सफल हुआ, कितना असफल, उसी पे हमें बात करना है। देखिए, जब हम आज पंचायतों का जिक्र करते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि बड़े स्तर पर वुमेन पार्टिसिपेशन आज की डेट में है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी पार्टिसिपेशन है। हमने पीसा कानून के तहत देखा कि शेड्यूल 5 एरियाज़ में भी पंचायतों के लिए अलग से नियम बने हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब को महत्व दिया गया है। चाहे फिर वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात हो, जैसे कि मेंबर्स के तौर पर हर स्तर पर 50% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का रहेगा, और चेयरपर्सन हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का ही मेंबर होगा। इस रिजर्वेशन से अलग हमने देखा किस तरह से ट्राइब्स को ग्राम सभा के स्तर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया, और ग्राम सभा को एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन अकॉर्ड की गई पीसा कानून के तहत डिसीजन मेकिंग के मामले में। इसी तरह से पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, चाहे वो माइनर वाटर बॉडीज़ हों, माइनर मिनरल्स हों, और चाहे लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए कानून हों, उन पर जो अधिकार पंचायतों को दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि पंचायती ताना बाना, कस्टम, कल्चर, मैनर, पंचायती रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, पंचायती ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब बने रहें, आगे बढ़ें, इसके लिए इन्हें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया गया। हमने देखा कि किस तरह से पंचायतों को अपने बाज़ार, अपनी मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इंटॉक्सिकेंट्स की बात हो वहाँ पर, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने की ताकत दी गई। किसी भी तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस या फंक्शनरीज़ हैं जो सोशल सेक्टर से जुड़े हैं, ये उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इनका उद्देश्य यही रहेगा कि पंचायती जो आदिवासी कल्चर है, उनको कोई भी डिस्टॉर्ट ना कर पाए। तो हमने एक पल पीसा कानून में बहुत से प्रावधानों को समझा, प्रैक्टिकल सेंस में अंडरस्टैंड किया। आज एक इसका असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर हैं, जब सर्वे हुआ, डिटेल डिस्कशंस हुई, तो ये पाया गया जो कि इनेबलिंग फैक्टर हैं, जिसकी मदद से एससी, एसटी और वुमेन सही मायने में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लाभ उठा पाए। उन इनेबलिंग फैक्टर में सबसे बड़ा इनेबलिंग फैक्टर एजुकेशन माना गया। ऐसा माना गया कि जो इलिटरेसी है या सेमी लिटरेसी है, वो इन लोगों को हर्डल क्रिएट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से अपनी लाइफ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एम अचीव करने से। तो इलिटरेसी को, सेमी लिटरेसी को एक बड़ा फैक्टर माना गया एज एन हर्डल। अब उस मामले में ये कहा जाता है कि इलिटरेसी क्रिएटेड एन एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस बाय कोलीग्स, बाय द ऑफिशियल्स, बाय द ब्यूरोक्रेट्स। जब आप इलिटरेट हैं तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो आपके साथी कोलीग्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके बीच में आपको लेकर के एक एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट होता है। और ये इग्नोरेंस का एटीट्यूड ही है जो आपकी मांगों की सुनवाई नहीं होने देता।
जो आपकी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित होने नहीं देता, क्योंकि आप इलिटरेट हैं, अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। अपनी बात को समर्थन देने के लिए जिन आंकड़ों की ज़रूरत है, जिन तथ्यों की आपको आवश्यकता है, जो फैक्ट और जो डाटा आपको चाहिए, वो आप गैदर नहीं कर पाते। आप अपनी डिमांड को प्रेजेंट नहीं कर पाते प्रॉपर फॉर्मेट में। यही कारण है कि साथ के लोग ये मान करके कि आप अनपढ़ हैं या आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी बात को तरजीह नहीं देते, यानी कि वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो देनी बनती है। इसकी वजह से होने ये लग जाता है कि आपको जो वर्क प्रोफाइल दिया गया है, आपकी जो पोजीशन है, आप उस वर्क प्रोफाइल और पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि आप वेल मैनर में, प्रोडक्टिव सेंस में डिलीवर नहीं कर पाते। इससे आपकी परफॉर्मेंस वीक पड़ती है, लोगों में आपकी छवि कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जिन लोगों ने आपको चुना है, जिनके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका आप पर फेथ है, आप उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं कर पाएंगे, आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्हें वो पॉलिसीज़, वो सिक्योरिटीज़, वो सेफगार्ड्स नहीं दिलवा पाएंगे, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिला पाएंगे। ऐसे में वो आपके प्रति आस्था और आशा से भटक करके अनास्था की ओर बढ़ेंगे। आपकी परफॉर्मेंस कमज़ोर है, और परफॉर्मेंस का कमज़ोर होना सीधे सीधे जन्म देता है आपके आत्मविश्वास में आई गिरावट को। आपका कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। सो दैट इज़, जब आपके प्रति एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट होता है कलीग्स का, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, जो कि आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीज़न है। और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो अगली बार आपको चुनाव में जीतने से रोकता है, क्योंकि जब आप में आत्मविश्वास ही नहीं है, आप में मनोबल ही नहीं है कि आप ये कार्य कर सकते हैं, ऐसे में आप लोगों में अपने प्रति विश्वास जागृत नहीं कर सकते, लोगों में वो फेथ डेवलप नहीं करवा सकते खुद को लेकर के कि वो आपको चुन करके भेजें कि आप उनको वेल मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे में फिर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए गए वो इनेबलिंग प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से आप अपना और अपने समाज का उत्थान कर सकते थे, उस प्लेटफॉर्म से डिप्राइव हो जाते हैं। सो एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा इनेबलिंग फैक्टर है, ऐसा लगभग 99% SC ST और वुमेन कैटेगरी ने माना। तो 99% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस कैडर से आते हैं, उन्होंने ये माना कि शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। ये पहला एस्पेक्ट। शिक्षा बड़ा कारण है, उसके कुछ और एस्पेक्ट भी उन्होंने समझाए। जैसे सबसे बड़ा एस्पेक्ट, ये वाइटल सोर्स टू गेन कॉन्फिडेंस है एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में आप कॉन्फिडेंस से काम करें, वो तभी आएगा जब आप एजुकेटेड हैं। सिंपल सी बात है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उसके कई रीज़न्स हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसीज़ इन अ मच बेटर मैनर। आप जो भी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसे बहुत बेहतर तरीके से पिछली बार के मुकाबले समझ पाते हैं जब आप एजुकेटेड नहीं थे। अब आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझेंगे, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को कनेक्ट करेंगे, और वो किस वे में किस सोसाइटी को, किस सेगमेंट को इम्पैक्ट करेंगे, ये आप एवेलुएट कर पाएंगे और लोगों के सामने उस पॉलिसी के लाभ प्रस्तुत कर पाएंगे। उस पॉलिसी में क्या परिवर्तन करने हैं, सरकार के सामने वो सुझाव रख पाएंगे। तो जब पॉलिसी को आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लेंगे, नेचुरली आप लोगों की जो मांगें थी वो उस पॉलिसी के द्वारा सर्व हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और लोगों की मांगें जो सर्व नहीं हो रही हैं वो सरकार तक पहुँचें, अफसर तक पहुँचें, इसे आप बेटर वे में इस डिमांड को आर्टिकुलेट कर पाएंगे। इस तरह से आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये चीज़ नेचुरली आपके कॉन्फिडेंस का एक बेस बनेगी। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। चीज़ों को जोड़ना सीखें, जैसे मैं अब ये जोड़ रहा हूँ। देखा जाए तो ये सिंपल इंग्लिश की लाइनें हैं, जिसे आप रट्टा भी मार सकते थे कि एजुकेशन ये 5 पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ऑर्गेनिकली अंडरस्टैंड करें। इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंग्लिश, इट इज़ अ गेम ऑफ आर्टिकुलेशन, that how you are articulating your thought, your concepts, your study. It is simply that. वो तब होता है जब आप अभ्यास करते हैं। अभ्यास आपको सत्य के नज़दीक ले जाता है और सत्य आपको सार्थक बनाता है। यही जीवन है। ओके, जो सत्य है वो सुंदर है, सबको अच्छा लगता है, सब स्वीकार करते हैं। ओके, तो मुद्दा ये है कि आप में अपने वर्क प्लेस में कॉन्फिडेंस आता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन है जो मैंने बताया पॉलिसीज़ को बेटर वे में अंडरस्टैंड कराता है। एजुकेशन है जो बेटर आर्टिकुलेशन ऑफ डिमांड्स कराता है एंड नेगोशिएशंस विद ऑफिशियल्स। जब आप एजुकेटेड हैं,
आप ऑफिशियल्स के साथ बेटर वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बेटर वे में नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या मांगे हैं। आप एजुकेटेड हैं तो आपको कंट्री के लॉज, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और सारे के सारे मैकेनिज़म्स क्लियर हैं। ऐसे में लोगों की अगर पानी को लेके, शिक्षा को लेकर, रोज़गार को लेकर के, विधवा पेंशन को लेकर के, वृद्ध पेंशन को लेके, ऑर्फनेज हाउसेस को लेके, किसी तरह के कम्युनिटी रिसोर्सेज को लेकर, पशुओं के रखरखाव को लेकर के, किसी भी तरह से जो मांगे हैं, आपको ये पता होगा कि देश की कौन सी पॉलिसीज़, कौन से लॉज, कौन से प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इन सब मांगों के लिए प्रावधान है। ऐसे में आपकी डिमांड को आर्टिकुलेट करना, उसे शब्दबद्ध करना, उसे विचारबद्ध करना, उसे तैयार करके प्रस्तुत करने की कला आप में विकसित हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है किसी भी ऑफिशियल के साथ। वो आपको टरका नहीं सकता, वो आपको सिंपली निगेट नहीं कर सकता कि नहीं रे जाओ 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 यहाँ से। तो आप उसे बता सकते हैं कि मेरा अधिकार बनता है, पंचायती कानूनों के तहत ये जो प्रावधान है, उस प्रावधान में ये साफ लिखा गया है कि हम इन चीज़ों की मांग कर सकते हैं और उसके तहत आप एक ऑफिशियल हैं जिसे हमें सर्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसी प्रावधानों में ये भी प्रावधान है कि मैं आपकी शिकायत कहाँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे वो सारे रास्ते का पता है, इतने दिनों के अंदर हमारी समस्या का निवारण हो जाना चाहिए, अन्यथा हम आपसे बड़े अफसर के पास पहुँचेंगे। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप शिक्षित हों। शिक्षित होने का एक सबसे बड़ा लाभ ये है, आप डिमांड अपनी और अपने सपोर्टर, अपने फॉलोअर और सही मायने में अपने क्षेत्र के लोगों की जो मांगे हैं उन्हें आप आर्टिकुलेट बेटर कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, आप बेटर नेगोशिएशंस कर सकते हैं। और यही रीज़न होता है कि आप बेटर डिलीवर करेंगे। और पंचायतों का पर्पज़ यही था कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी हो। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। अभी मैंने बताया एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पॉलिसीज, स्कीम्स और ऑर्डर। कौन से ऑर्डर्स रिलीज़ हुए हैं, ऑर्डर आया है, हो सकता है ऑर्डर में ये कहा गया हो कि भाई इस क्षेत्र में जो पंचायती क्षेत्र, ये वाला पंचायती क्षेत्र है, क्योंकि नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव तेज़ी से हो रहा है, इसलिए मानसून के दिनों के दौरान आप इस क्षेत्र में से घास चरवा नहीं सकते पशुओं से। ऑर्डर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आया, लेकिन हो सकता है ऑर्डर इंप्लीमेंट करने वाला ऑफिसर इसे ग्रॉस मैनर में ही आपके सामने डिक्टेट कर दे कि ये देखो मेरे पास सरकारी ऑर्डर है। पहले लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता था कि मेरे पास सरकारी ऑर्डर है, इन ज़मीनों पे अब तुम कभी पशु नहीं चराओगे, ये ऑर्डर आपको रोक रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कहेंगे ऑर्डर दिखाओ, मुझे ऑर्डर दिखाओ। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आप उसमें से कहेंगे कि ठीक है, मानसून सीज़न के 3 महीनों के दौरान ऐसा कहा गया है और उसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि आप, यानी कि ये जो ऑफिसर हमें ऑर्डर पढ़ के बता रहा है, यही ऑफिसर प्रबंध करेंगे कि अल्टरनेटिवली हमें कहीं और ग्रासलैंड्स मुहैया हो या फिर हमारे पशुओं के लिए फॉर्डर मिलेगा फलाना डिपार्टमेंट से सब्सिडाइज्ड रेट पे। तो क्या आप उसका प्रबंध लेकर के आए हो? तो ऐसे में जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, आप उनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप एजुकेटेड हो। और जब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप बेटर अवेयर्ड पर्सन हैं। और एक अवेयर्ड पर्सन अवेकंड पर्सन होता है, और एक अवेकंड पर्सन ऑलवेज सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर ही लेता है, रेमेडीज़ प्रोवाइड कर ही देता है। और अगर आप बेटर रेमेडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की ग्रीवेंसेस को, अगर आप बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम को, देन यू आर अल्टीमेट लीडर। आप लीडर हैं। तो आप में लीडरशिप डेवलप होती है एजुकेशन से, ओके, क्योंकि आप इग्नोरेंट नहीं रहते, आप अवेकंड होते हैं, अवेयर्ड होते हैं। आप लेथार्जिक नहीं रहते, आप ऑलवेज मोशन में रहते हैं, वर्किंग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप किसी की मर्जी पे नहीं जीते, आप आप लाइफ बाय राइट्स जीते हैं, अधिकार और जिम्मेदारियों के आधार पर। आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह काम करते हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है और संघर्ष करना जानता है। इसलिए शिक्षा को सभी ने एक इनेबलिंग फैक्टर माना। तो अब अगर आपके सामने मैं ये बात रखूं कि भाई क्यों हमारे देश में चल रहे शिक्षा के अभियान या एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोकतंत्र को एनरिच करना चाहते हैं और सही मायने में चाहते हैं कि जो अब तक डाउन ट्रॉडन सेक्शन रहे हैं सोसाइटी के, चाहे वो एससीज़ थे, चाहे एसटीज़ हैं, चाहे वुमेन है, अगर उनका अपलिफ्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपने कानूनी तरीके से संवैधानिक तौर पर पंचायतों को तो रिकॉग्नाइज़ कर दिया, लेकिन जब तक इनकी सहभागिता नहीं होगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन इंस्टीट्यूशंस में, तब तक लोकतंत्र सही मायने में इनको डिलीवर नहीं करेगा, इनके लिए जस्टिस नहीं दे पाएगा। और लोकतंत्र ये फुली कर पाए, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकतंत्र की बनती है कि वो इन्हें एजुकेट भी करे।
क्योंकि एजुकेशन एक इनेबलिंग फैक्टर है इन सभी इंस्टीट्यूशन से बेनिफिट लेने का। इंस्टीट्यूशंस एक तरह से एक मीन्स हैं एक एंड को अचीव करने का। एंड क्या है कि सभी लोग अपनी एस्पिरेशंस को फुली रियलाइज़ करें। मीन्स क्या है? पंचायती राज और अदर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन इन मीन्स को फुली रियलाइज़ कर पाए एक पर्सन, उसके लिए कुछ इनेबलिंग फैक्टर्स हैं, जिनमें से एजुकेशन एक इनेबलिंग फैक्टर है। ओके, जो उन मीन्स को कंप्लीट फॉर्म में रियलाइज़ होने देता है। और उन मीन्स का अगर कंप्लीट फॉर्म में रियलाइजेशन हो गया, आप डेफिनेटली एंड अचीव करेंगे। और एंड है एक लोकतांत्रिक देश में अपनी एस्पिरेशंस को रियलाइज़ करना, उन्हें फुलफ़िल करना। ओके, तो क्या एजुकेशन एक इनेबलिंग फैक्टर है? एजुकेशन देश में महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में इन वर्गों की सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए। यही कारण है कि शिक्षा का हमें बढ़ावा करना है। शिक्षा के स्तर में यदि कमी रह रही है, शिक्षा यदि सिर्फ़ और सिर्फ साक्षरता से जोड़ी जा रही है, एजुकेशन को सिर्फ और सिंपली लिटरेसी से जोड़ा जा रहा है, नाउ दैट इज़ नॉट गुड। एजुकेशन एक बड़ा एस्पेक्ट है। आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी चीज़ों को इवैल्यूएट करने की पावर, सही मायने में एजुकेशन उससे जुड़ी रहती है। सिंपली आप चीज़ों को पढ़ और लिख पा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द एजुकेशन। वो लिटरेसी हो सकती है। एक लिटरेट पर्सन एजुकेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो सही मायने में लिटरेसी का बेनिफिट आपको मिला। आई बात समझ में? तो ये ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला है इलेक्शंस। उसमें ये कहा गया है कि डेफिनेटली जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एससी को, एसटी को, वुमेन को, उसने इन्हें इनेबल किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि अब सीट्स ही रिज़र्व कर दी गई हैं, तो फिर खड़े ही वहाँ पर उन सीट्स पे एससी, एसटी और वुमेन को होना है। और जब वो वहाँ पर खड़े हो ही गए, चुनाव लड़ ही गए, तो चुनाव लड़ने के बाद जब उन पोजीशंस पर पहुँच गए, तो उन पोजीशंस पे पहुँच के उन्होंने ये देखा कि वो पावर पोजीशंस में आकर के उस पावर की हेल्प से किस तरह से सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली, पॉलिटिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस को उनकी ड्यू पोजीशन दिलवा सकते हैं। क्योंकि पावर को पॉजिटिव मैनर में यूज़ करना फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ सिंपली द पॉलिटिक्स। और अगर ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है जिसमें पावर पोजीशन तक वो लोग पहुँचे हैं जो अब तक ऑब्स्ट्रक्टेड थे, वहाँ पहुँचने नहीं दिए जा रहे थे, तो इट इज़ अ गुड थिंग। और अगर हम ये रिजर्वेशन के माध्यम से कर पाएँ, इट इज़ वेरी गुड थिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो रिजर्वेशन के माध्यम से चुनाव के माध्यम से इनका वहाँ तक पहुँचना को ये लोग वाकई में मानते हैं कि इलेक्शन एक इनेबलिंग फैक्टर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमारी भागीदारी का। इसके माध्यम से ही हम आए, लेकिन हम आए तो सही। और आने के बाद जो हमने काम किया है उससे ये दिखा है कि औरतें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखती हैं। आज जितनी रिजर्वेशन औरतों को दी गई है 1/3, कई क्षेत्रों में ऐसा नज़र आता है जहाँ पर 3/4 पार्टिसिपेशन वुमेन का है। यानी कि अपने रिजर्वेशन लेवल से भी वो आगे बढ़ चुकी हैं और बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो ये पंचायती स्तर पर ही औरतों का ही बड़ा योगदान है, जिसके तहत कि वहाँ पर मिल्क की फील्ड में इतने बड़े रेवोल्यूशंस कामयाब हो रहे हैं। और वहाँ पर लोग पशुपालन और दूध पैदा करके बड़े स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में वुमेन एम्पावर हो रही है। तो ऐसे में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर रही हैं, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर एरिया की लाइवलीहुड का सोर्स बन सकता है, जो अब तक केवल घरेलू जीवन से जोड़ करके देखे जाने वाले कामकाज थे, उन कामकाजों को परफॉर्म करने वाली महिलाएं ही जब उस क्षेत्र की नीति निर्धारण में बैठ जाएंगी, नीतियां बनाएंगी, नियम बनाएंगी, तो वो नेचुरली उन घरेलू कामकाज से जुड़े हुए चीज़ों को प्रोडक्टिवली इकोनॉमी से जोड़ने का काम जब एक बार कर सकती हैं, तो फिर वो इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस बन जाएगा और अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा और वुमेन एम्पावर्ड होगी। तो इस तरह से इलेक्शन एक बहुत बड़ा ज़रिया माना गया कि रिजर्वेशन के माध्यम से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इनकी इंगेजमेंट के लिए इलेक्शन जिम्मेदार हैं। ओके, सो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट टू वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप इलेक्शन के माध्यम से रिजर्वेशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर अब आप पावर पोजीशन में हैं। तो जब आप पावर पोजीशन में हैं, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द चेंजेस, to make the changes, and when you are competent enough to promote,
to do the changes, ultimately it will instill the competitive spirit, and definitely you will work, you will strive to do good for the society. Okay, next is the leadership. लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है कि इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट इफेक्टिवली आप कर सकें, उसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी। लीडरशिप क्वालिटी होने का पहला फ़ायदा ये मिलता है कि इट विल हेल्प यू टू मोबिलाइज द मेंबर्स ऑफ पंचायत, सो इट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ अदर मेंबर्स इन द पंचायत। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप कोई योजना, कोई विचार, कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसमें आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, आप कितने लोगों को कन्विंस कर पाए अपनी बात से, आप कितने लोगों को सोचने पर मजबूर कर पाए कि ये भी एक दृष्टिकोण है, ये भी एक व्यू पॉइंट है, ये भी एक ओपिनियन बनती है। और सही मायने में ये पर्सन ये काबिलियत रखता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये चला है उसके गंतव्य तक पहुँचेगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये चला है ये इसके एंड तक पहुँचेगा, ये डेस्टिनी को अचीव करेगा। तो लोगों को मोबिलाइज करके अपने साथ जोड़ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द लीडरशिप पावर। सो लीडरशिप एक इनेबलिंग फैक्टर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में SC ST और वुमेन को उनकी ड्यू पोजीशन दिलवाने का। तो जिनमें यह है वो कामयाब हैं, जिनमें ये नहीं है वो कम रह जाते हैं कामयाबी के पैमाने पर। और इसके होने का पहला लाभ ये लोगों की मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, ये बेटर नेगोशिएशन विद द लोकल एंड हायर अथॉरिटीज़ में सपोर्ट करता है। If you are having leadership quality, if you are having strength to mobilize people with you, if you are having good leadership, then definitely you will do better negotiation with the higher officials. और जब आप negotiations better कर पाएंगे तो naturally जो लोग आपके साथ चले हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनके लिए better policies, better provisions, sanctions करवा सकते हैं। आई बात समझ में? ये ही आपकी leadership को और भी बड़ी अप्रूवल दिलवाता है। आप उसी को लीडर मानते हैं जो अफसर जमात से बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करा सके और आपके लिए बेटर प्रोविजंस अवेल करा सके। तो ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है लीडरशिप क्वालिटी का कि आप बेटर नेगोशिएशंस कर पाते हैं। लीडरशिप का एक अगला फ़ायदा है कि इट इंस्टिल्स करेज टू रेज क्वेश्चंस इन मीटिंग्स। पंचायती मीटिंग्स हैं, चाहे पंचायत समिति के स्तर पर, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे जिला परिषद, किसी भी स्तर पर मीटिंग है, सबसे बड़ी बात है प्रश्न करना। आप सवाल उठा पाएँ किसी तरह की समस्या यदि आपके लोग फेस कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, या फिर कोई ऐसी नीति है जो इसकी आप खिलाफत करते हैं, आपको जो सही नहीं लगती, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, इसके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी है। और लीडरशिप क्वालिटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। जब आप प्रश्न खड़े करते हैं तो नेचुरली अगर आपकी सोच गलत है तो आपको उत्तर सही मिल जाएगा, आप रेक्टिफाई हो जाएंगे, और अगर सामने वाली की नीतियों में कमियां हैं तो उसमें सुधार हो जाएगा। सो प्रश्नों को खड़ा करना एक रेक्टिफिकेशन को जन्म देता है। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रोवाइड डाइवर्स ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी। डेलिबरेटिव प्रोसीजर्स में जहाँ पर चर्चाओं के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में अपने प्रश्न रखना ये बड़ी बात होती, लेकिन ये नहीं हो सकता अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आती है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने से, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनी और हकीकत के साथ जुड़ने से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को समझने से, भ्रमण करने से, ये वो तरीके हैं जो एक लंबे समय तक इस्तेमाल हुए। भ्रमण करने से आप अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को समझने का प्रयास करते हैं, गुणी लोगों की संगत करते हैं, उनसे नए नए सुझाव सुनते हैं, समझते हैं। इस तरह के एक लंबे अभ्यास के साथ, अनुभव के साथ आप में लीडरशिप क्वालिटी आती है। लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं है कि ज़्यादा बोलते हुए 4 लोगों के आगे चलते जाना। इट इज़ नॉट लीडरशिप क्वालिटी। अगर आप लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, आप में नेतृत्व है, तो उसका मेन एस्पेक्ट चिल्लाना, चीखना या तेज़ी से चश्मे लगा के, पजामा कुर्ता पहन के, धोती पहन के आगे चलना नहीं है। उसका उद्देश्य जो आपके पीछे चल रहे हैं वो उनके चेहरे कितने संपन्न हैं। लीडर वो है जिसके पीछे चलने वाले कितने कॉन्टेंटमेंट से भरे हैं, कितनी प्रॉस्पेरिटी से भरे हैं, कितने विचारों से संपन्न हैं, और कितने हम्बल, कितने कंटेंटेड और कितने टॉलरेंट हैं। ये लीडर्स की खासियत होती है, उसके पीछे चलने वाले लीडर की खासियत को दिखाते हैं। ये तब हो पाएगा जो कन्वेंशनल तरीके थे, आप लोगों में भ्रमण करें, बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुनें, उनका समाधान प्रस्तुत करें। नया ज़माना बदला, आज आपके पास
लिटरेचर की फॉर्मेट में, रिटन नोट्स, रिसर्च और स्टडीज़ के माध्यम से कंटेंट बड़े पैमाने पर अवेलेबल है। आप छत्तीसगढ़, झारखंड सीधे लोगों के बीच जाएं, आप यहाँ जालंधर बैठे बैठे बुक्स के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से, डिजिटल और ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से सीधे वहाँ की रिसर्चेज, स्टडीज़ और समस्याओं को समझ सकते हैं और लोगों के सामने उसे रख सकते हैं और उसके निवारण भी बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ इंस्टिल करता है। सो इसलिए एजुकेशन को इतने ज़्यादा लोगों ने इनेबलिंग फैक्टर माना था, क्योंकि सही मायने में इस एजुकेशन से ही अगली एक क्वालिटी आ रही है, दैट इज़ अ लीडरशिप। तो एंड लीडरशिप अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाने के लिए SC ST वुमेन का, क्योंकि लीडरशिप के साथ मोबिलाइजेशन की पावर आती है, नेगोशिएशन की पावर आती है और करेज आता है। और आपको पता है हमारे लेक्चर्स का ये वाला जो टोन होता है, ये जो कंसेप्चुअल मेथड होता है, ये एथिक्स के पेपर में डायरेक्टली वर्क करता है और पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ का है प्रीलिम्स में सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। बिकॉज जब मैं इन चीज़ों को मार्क कर रहा हूँ कि इससे मोबिलाइजेशन की पावर आती है, इससे नेगोशिएशन की पावर आती है, इससे करेज की पावर आती है, सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट वन टॉपिक दैट इज़ अ लीडरशिप. It will directly help you in the paper 2 in CSET and general ethics paper and everywhere else. Okay, so such topics are very much important to make your mind more and more mature. Mature candidate will survive. Okay, next is the support of the political party. इसे भी एक बड़ा इनेबलिंग फैक्टर माना गया है। देखिए हमारे पंचायती कानूनों में सीधे तौर पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी चुनाव में, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट फील्ड करती हैं, उन कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जो पार्टी वर्कर हैं वो उसके लिए चुनाव प्रचार का काम करते हैं, तो कैडर मोबिलाइजेशन की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से उसका एक माहौल बनता है तो वो कैंडिडेट जीत जाता है। अगर इसे दूसरे मायने में देखा जाए तो ये बताया गया है कि इनेबलिंग फैक्टर के तौर पर जिन भी पंचायती सदस्यों को पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट मिलता है वो ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हैं उन पंचायती सदस्यों के मुकाबले जिनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता। उसका कारण बताया गया कि जिन SC, जिन ST, जिन वुमेन को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है उनका पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है पंचायतों में, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा पाई गई है और वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पाए गए हैं। उसके कारण बताए गए हैं। सबसे पहले तो जो पार्टी के लेवल पर जो फ़ंड डेवलप होता है उन फंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर इनको एक प्लेसमेंट मिल जाती है, यानी कि इनकी रीच उस तरफ हो जाती है। तो ये एक बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि पार्टी का फ़ंड ये लगाना शुरू कर देंगे अपने पंचायती क्षेत्र में, ऐसा नहीं होता। पंचायती क्षेत्र में पैसा तो वही लगेगा जो ग्रांट के माध्यम से या रेवेन्यू के माध्यम से आया है, आप पार्टी का फ़ंड नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जब आपको चुनाव लड़ना है, आपका चुनाव है, उसमें आपका खर्चा है, आपकी प्रचार है, आपकी मास मोबिलाइजेशन सपोर्ट है, इन सारी चीज़ों में खर्चा आता है और पार्टी का समर्थन मिलने से पार्टी का वो फंड आपको मिल जाता है जो इन चीज़ों में आपको हेल्प करता है। इसलिए इस फंड की मदद से आप बेहतर प्रचार कर पाते हैं, आप लोगों में बेहतर जा पाते हैं, उनकी समस्याओं को बेहतर सुन पाते हैं, इसके माध्यम से आप जीत करके आगे आ पाते हैं, तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, तो पार्टी फंड का सपोर्ट मिलता है। सेकेंड, पार्टी वर्कर यानी कि पार्टी नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। जब आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है तो उसकी सपोर्ट के साथ साथ आपके उससे पार्टी वर्कर भी मिलते हैं। सो पार्टी वर्कर सपोर्ट टू मीट हायर अथॉरिटी। एक पार्टी इस्टेब्लिश्ड होती है स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, ऐसे में वो पार्टी अपने लंबे इतिहास की वजह से अपने कैडर यानी कि पार्टी नेटवर्क, अपने वर्कर की मदद से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसके साथ तालमेल और संपर्क बनाए हुए होती है। अगर आप किसी पंचायती पोजीशन पर हैं तो ऐसा पाया गया है कि जो ग्राम मुखिया हैं जिनका कि पॉलिटिकल पार्टियों से संपर्क है, वो अपने इन पार्टी वर्कर की मदद से, इन पार्टी नेटवर्क की मदद से हायर ऑफिशियल्स को बेटर रीच कर पाते हैं और ऐसे में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उन तक बेहतर रख पाते हैं और ऐसे में उन समस्याओं का निवारण जल्दी होता है, सही ढंग से होता है। ऐसे में इनकी पोजीशन लोगों में बनी रहती है, तो ये माना जाता है कि ये बेटर लीडर हैं, तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी इस्टेब्लिश होती है। ये माना जाता है कि ये बेटर वे में सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो इस वजह से पार्टी सपोर्ट इम्पॉर्टेंट माना गया। आई बात समझ में? ये एक इनेबलिंग फैक्टर है, क्योंकि लोगों को जिसमें ये आस्था नज़र आ जाए
कि ये हमारी समस्याओं का हल कराता है, ऑफिसर्स तक, अथॉरिटीज़ तक इसकी रीच है, लोग उसको नेचुरली चुनते। ये सबसे बड़ी बात। आप किसे चुनना चाहेंगे जो आपकी समस्याओं का निवारण करा दे? और उसके लिए आपकी रीच होनी ज़रूरी है। रीच किन क्षेत्रों में, जिन वैसे तो आइडियल स्टेट वही है जिसमें ऑफिसर्स और अथॉरिटीज़ की जो ड्यूटीज़ हैं वो उसे कंप्लीट सेंस में परफॉर्म करें, बिना किसी बायसनेस या किसी प्रेजुडिस के, सभी को समान एक्सेस प्रोवाइड करें अपने ऑफिस का। ये तो हो गई कि यूटोपियन सोसाइटी, एक आइडियल स्टेट। नेचुरली ऐसा हो नहीं पाता, जनसंख्या इतनी अधिक है, स्टाफ मेंबर ऑलवेज़ कम रहते हैं, वर्क फोर्स उतनी नहीं है, और करप्शन आपको पता है, पर्सनल एम्बिशंस बड़े हाई लेवल पे हैं, तो सोसाइटी के एस्पिरेशंस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो फिर ऐसे में कई बार ये हो जाता है कि अगर आपको पार्टी नेटवर्क का सपोर्ट है तो आप बीइंग इंडिविजुअल पंचायती मेंबर या मुखिया ज़्यादा बेटर रीच कर पाते हैं उन ऑफिसर्स और उन अथॉरिटीज़ को, और उनसे ज़्यादा बेहतर समस्याओं का निवारण करवा पाते हैं। आई बात समझ में? तो इस वजह से इसे एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है। ओके, चलिए, रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए, ये माना गया है कि रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स भी एक इनेबलिंग फैक्टर हैं SC, ST और वुमेन की पार्टिसिपेशन का। उसका कारण क्या माना गया है? देखिए, जब रूल्स रहेंगे, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे तो किसी तरह की एम्बिग्विटीज़ नहीं रहेंगी। जब एम्बिग्विटीज़ नहीं रहेंगी, स्पष्टता रहेगी, किसी तरह की अस्पष्टता नहीं रहेगी, एम्बिगुअस एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, अस्पष्ट, अनसर्टेनिटीज़ नहीं रहेंगी, सब कुछ सर्टेन होगा। ऐसे में जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, सभी रूल्स के, नॉर्म्स के, प्रोसीजर के घेरे में आ जाएंगे। जब एक रूल हो और उस रूल के तहत सभी काम करें, जब नॉर्म्स बने हो और उन नॉर्म्स को सबको फॉलो करना हो, और जब एक नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रोसीजरल फॉर्मेट बताया गया हो कि इस तरह से समस्या को आपको इस तरह से मोबिलाइज़ करके इन फॉर्मेट्स पर लिख करके इस दफ्तर से होते हुए आपको पहुंचना है और ये सबके लिए समान है, तो इससे इक्वलिटी इस्टेब्लिश होती है। जब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जब हम रूल नॉर्म्स के बेस पे सोसाइटी चलती है, इससे समानता आती है, इससे बायसनेस और पार्शियलिटी ख़त्म होती है। तो एक इम्पार्शियल सोसाइटी का जन्म होता है, एक इम्पार्शियल सिस्टम का, तंत्र का जन्म होता है। इसलिए रूल्स, नॉर्म्स, प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन प्रोसीजर के तहत जिस भी किसी अधिकारी के क्षेत्र में जो जो काम दिए गए हैं, उसे फिर उस प्रोसीजर की पालना करते हुए उन कामों को अंजाम देना है। ऐसे में अगर वो जो नहीं दे पा रहा है तो उसे जवाब देना होगा। तो प्रोसीजर से, रूल से और नॉर्म से अकाउंटेबिलिटी तय होती है, आंसरेबिलिटी तय होती है, इससे करप्शन घटता है, इससे पार्शियलिटी ख़त्म होती है, बायसनेस ख़त्म होती है, इससे इम्पार्शियल एटीट्यूड और इससे अकाउंटेबल सिस्टम डेवलप होता है, इससे इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है, इससे सिस्टम स्ट्रेंथेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा महत्वपूर्ण है। बहुत से ही सदस्यों ने यह भी कहा कि रूल्स, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स उनके लिए घातक भी हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। इसकी वजह से उन्हें वो कम्प्लेक्स रूल्स, वो वेग प्रोसीजर्स समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से वो बहुत सी दफ्तरों को एक्सेस ही नहीं कर पाते, बहुत सी मांगों को आगे ले जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर आर्टिकुलेशन की पावर ही नहीं है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। इसलिए वही नियम, कानून, वही प्रक्रिया उनके लिए मकड़ जंजाल बन जाती है। अब मकड़ जंजाल को इंग्लिश में लिखने बैठोगे तो आपको बड़ा परेशानी आ जाएगी, है कि नहीं? इसको स्पाइडर नेट और पता नहीं क्या क्या लिखोगे, ऐसा मत लिखा करो, लिख लिया करो, इसको सिंपली लिखा करो डिफ़िकल्ट। मकड़ जाल तो मैं आपके लिए कहता हूँ, क्योंकि चीज़ों में आप बंधे रहो, सो ना जाओ। कोरोना के नए सिम्टम में ये भी एक सिम्टम पाया गया है, घड़ी घड़ी नींद आना। ओके, तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जाता है कि मकड़ जाल सा बन जाता है। वो कहते हैं हम तो इसमें उलझ के रह गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो परेशान है। लेकिन फिर भी अच्छे खासे वर्ग ने ये माना कि रूल्स हों, प्रोसीजर हों, नॉर्म्स हों, ये ज़्यादा बेहतर रहता है किसी भी ऑफिशियल को, किसी इंस्टीट्यूशन को एक्सेस करने में, क्योंकि हम उस प्रोसीजर के राइट्स के बेसिस पे, प्रोसीजर हमें एक अधिकार देता है ना, रूल्स हमें अधिकार देता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू है, और नाइट कर्फ्यू में अगर आपको बाहर जाना है तो आपको एक पास DC ऑफिस से लेना होगा। अब ये जो रूल बना लिया, इस रूल ने ही आपको ये राइट दे दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को एक्सेस कर पाएँ। आप बाय द डिंट ऑफ दैट राइट आप यू कैन एक्सेस। अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये नहीं कह सकता तो किधर आ गए मुँह उठा के,
आप ये कह सकते हैं कि बाय द सपोर्ट गिवन बाय ऑफ दैट रूल मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रोसीजर आपने मेंशन किया था कि डीसी ऑफिस में आके पास ले लेना, पास दे दीजिए, मुझे रात को जाना है, मेरे घर के सदस्य हॉस्पिटल में हैं। आई बात समझ में? तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको राइट प्रोवाइड करते हैं। एक्सेस चैनल जो है उसकी क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये अच्छे होते हैं। आई बात समझ में? ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन सभी ने एक सुर में ये माना कि ये एक बहुत तगड़े इनेबलिंग फैक्टर हैं। अगर हमें ट्रेनिंग दी जाए, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, हम पंचायती कार्यभार, पंचायती जिम्मेदारियों को बेहतर निभा सकते हैं, हम कामकाज बेहतर कर सकते हैं। क्यों? देखिए, ट्रेनिंग से, स्किल डेवलपमेंट से, कैपेसिटी बिल्डिंग से आपकी आर्ट और ऑफ गवर्नेंस डेवलप होती है। देखिए, जब आप पहले दिन क्लास में आए थे, आपको राष्ट्रपति का रा भी पता नहीं था, प्रेसिडेंट का पी भी पता नहीं था। आज यदि मैंने दिन बाय दिन आपको ट्रेनिंग देके पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग बिल का प्रोसेस, सारे के सारे सेशंस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पंचायत, आज मैंने आपकी ट्रेनिंग की। आज आप किसी से जब वार्तालाप करते हैं इन विषयों पर, वो आपको भ्रमित करना चाहता है, भटकाना चाहता है, ये कहना चाहता है कि प्रेसिडेंट पर बेफजूल ये देश खर्चा करता है, तो आप अब उससे बेटर डिबेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप ये फील करेंगे कि सर ने हमारी एक नई कैपेसिटी बिल्डअप कर दी है, द कैपेसिटी टू डिबेट इन अ राइट मैनर। अगर कोई आपको आपकी